ये कहानी एक ब्रूटल वर्ल्ड में सेट है, जहां वीक का खून लगातार स्ट्रॉन्ग द्वारा बहाया जाता है। इस जगह में केवल सबसे शक्तिशाली ही उस खून को पी सकते हैं और केओस के बीच जीवित रह सकते हैं। एक अंधेरे घने फॉरेस्ट में एक जीव जो डियर जैसा दिखता है, शांति से चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसे देखा जा रहा है। झाड़ियों में छिपा हमारा मेन कैरेक्टर निशाना लगाने के लिए तैयार होता है। फिर वो अपनी पूरी माइट के साथ बॉ स्ट्रिंग को पीछे खींचता है और वो उस डिफेंसलेस एनिमल की ओर तीर छोड़ देता है। हालांकि जैसे ही वो शूट करता है, जंगल में एक तेज आवाज गूंजती है और वो जीव शोर से स्पूक्ड हो जाता है। हताशा में बड़ा आदमी नायक का नाम चिल्लाता है, जो जोहान है। जोहान एक शीपिश ग्रिन के साथ दिखाई देता है, हाथ में ब्रोकन बो लिए हुए, जबकि उसका मास्टर फेलियर के लिए उसे बुरी तरह फटकारता है। वो अपना बचाव करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि धनुष बहुत आसानी से टूट गया। बूढ़ा शिकारी रोने लगता है, शिकायत करते हुए कि जोहान को एक नोबल के रूप में शिकारी बनने पर इतना फिक्सेटेड नहीं होना चाहिए। वो आगे कहता है कि युवक धनुष के बजाय सॉर्ड्स का उपयोग करना सीख सकता था। शिकायतों को सुनकर जोहान एक पल के लिए चुप रहता है, उसके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन है। फिर वो जवाब देता है कि सॉर्ड्समैन होना तब तक बिलों का भुगतान नहीं करता जब तक आपको कोई गिग ना मिल जाए। एमसी रिफ्लेक्ट करता है कि उसे इस रॉटन ब्रोकन वर्ल्ड में जीवित रहने के लिए पैसे की जरूरत है। हमें पता चलता है कि उसका नाम जोहान है और वो अपने पिछले जीवन में एक एक्सीडेंट के बाद इस दुनिया में रीइंकारनेटेड हुआ था। एक नोबल के रूप में पुनर्जन्म लेने के बावजूद वो परिवार के टोटम पोल में सबसे नीचे है और उसे कुछ भी इनहेरिट नहीं मिलेगा। वर्तमान में वापस उसका साथी उसे चेतावनी देता है क्योंकि उनके सामने वाइल्ड वुल्फ्स का एक पैक दिखाई देता है। फिर भेड़िए क्लियरिंग में दोनों शिकारियों पर अपने शार्प टीथ दिखाते हुए गुस्से में हमला करते हैं। बिना दोबारा सोचे बूढ़ा शिकारी अपनी दुम दबाकर डर के मारे भाग जाता है, लेकिन नायक शांत रहता है और उस दुनिया की नेचर पर विचार करने लगता है जिसमें उसका पुनर्जन्म हुआ है। वो समझता है कि ये स्थान एक क्रूर मिडीवल एरा का बहुत ही रियलिस्टिक और ग्रिम रिप्रेजेंटेशन है। क्रूरता इतनी अधिक है कि जो लोग गुजर चुके हैं उन्हें भी इस डेसोलेट प्लेस में विश्राम मिलता प्रतीत नहीं होता। उसका साथी आश्चर्य करता है कि क्या शव उनके गांव के हैं, लेकिन जोहान कहता है कि ये जानना असंभव है। युवक फिर निश्चितता के साथ कहता है कि इस दुनिया में कमजोर केवल शक्तिशाली के भोजन बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है, उन इजी टारगेट्स में से एक न बनने के लिए डिटरमाइंड। उस भाग्य से बचने के लिए वो चमकती आंखों के साथ चिल्लाता है कि उसे केवल एक चीज की जरूरत है, और वो है बहुत सारा पैसा। उसे याद आता है कि जब वो पहली बार आया था तो उसे किसी स्पेशल स्किल या स्टेटस विंडो की आशा थी, लेकिन चूंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए उसने अपना मुख्य लक्ष्य एक ही चीज में बदल दिया, मेकिंग बैंक। नकदी के साथ वो इस टेरिटरी को छोड़ सकता था और जो चाहे कर सकता था, जैसे कि मर्चेंट या फार्मर बनना। जब वो अपने ग्रीडी थॉट्स में खोया होता है तो उसका मास्टर उसे पास में मिली किसी चीज को देखने के लिए बुलाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के जोहान उसके हाथ से पौधा छीन लेता है, केवल ये सोचकर कि ये कितना महंगा और मूल्यवान होगा। अपने चेहरे पर एक हिलेरियस लुक के साथ वो मन ही मन नकदी के लिए उसे धन्यवाद देता है। एक पल बाद जोहान जमीन पर एक छोटी पाउच की ओर इशारा करता है, ये कहते हुए कि मास्टर ने कुछ गिरा दिया है। वो थैली उठाता है, लेकिन शिकारी कहता है कि ये उसकी नहीं है और उसे ये अजीब लगता है क्योंकि जंगल में इतनी गहराई तक कोई और नहीं जाता है। अचानक मास्टर शॉक्ड दिखता है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं जैसे कि उसे कुछ भयानक एहसास हुआ हो। जंगल के अंधेरे से आने वाली एक अजीब आवाज सुनकर दोनों चौंककर ऊपर देखते हैं। अचानक पेड़ों के बीच से एक डेस्परेट वॉइस गूंजती है जो मदद के लिए चिल्ला रही है। मास्टर उसे रॉबर्ट की बेटी डेल के रूप में पहचानता है और आश्चर्य करता है कि एक बच्चा जंगल में इतनी गहराई में क्या कर रहा है। भेड़िए सामान्य से बड़े और अधिक अग्रेसिव लग रहे हैं, वे अपने दांत दिखा रहे हैं और लड़की पर गुर्रा रहे हैं, लेकिन जोहान उसे भागने से रोकता है और खतरे की ओर बढ़ने का फैसला करता है, जिससे बूढ़े व्यक्ति को बहुत आश्चर्य होता है। जोसेफ चिल्लाता है कि यह खतरनाक है क्योंकि भेड़िए मनुष्यों के प्रेडेटर्स हैं, लेकिन नायक उसे आश्वस्त करता है। युवक कहता है कि वो झुंड का ध्यान भटकाएगा ताकि उसका साथी लड़की को सुरक्षित बचा सके। हालांकि जोहान के चेहरे पर एक स्लाई ग्रिन है क्योंकि उसे एहसास हुआ है कि ये स्थिति एक गोल्ड माइन है। वो कम से कम 10 भेड़ियों को गिनता है और पहले से ही उनकी पेल्ट्स बेचकर होने वाले लाभ की गणना करना शुरू कर देता है। युवक के एटीट्यूड को देखकर उसका साथी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। फिर नायक एक अजीब स्टांस के साथ अपनी तलवार निकालता है और जोसेफ उसकी स्लॉपी स्वॉर्ड्समैनशिप पर सवाल उठाता है। समय बर्बाद किए बिना जानवर उसकी ओर झपटते हैं, इमिनेंट अटैक के लिए तैयार। युवक जानवरों के हमले को रोकने के लिए ब्लर ऑफ स्पीड से आगे बढ़ता है। वो अपनी तलवार से पहले भेड़िए को रोकने में सफल होता है। जानवर ब्लेड को जोर से काटता है, अपने फैंग से इसे तोड़ने की कोशिश करता है। नायक के आश्चर्य के लिए इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, जंगली भेड़िए के काटने के बल से तलवार चकनाचूर हो जाती है।
एक और जीव उस पर बगल से हमला करता है, उसका मुंह चौड़ा खुला है। युद्ध की अराजकता के बीच युवक एक ब्रूटल सीन में जंगली जानवरों से घिरा हुआ है। जोसेफ डर के मारे देखता है और निराशा में जोहान का नाम चिल्लाता है। इस बीच कहीं और घटनाएं बहुत अलग तरीके से सामने आ रही हैं। ईट्स टेरिटोरी में नोबल परिवार एक बड़े एंटोराज के साथ बॉल्ट्रोडन विलेज का निरीक्षण कर रहा है। गरीब गंदे ग्रामीण डर के मारे अपना सिर झुका लेते हैं। जैसे ही रईसों का जुलूस गुजरता है, एक बूढ़ा आदमी एक बच्चे को गले लगा लेता है, उसे चारों ओर ऑपरेशन और मिजरी के दृश्य से बचाने की कोशिश करता है। मैडम ईट्स नाम की एक कॉन्क्यूबाइन वहां जमा हुए आम लोगों से आने वाली फाउल स्मेल की शिकायत करती है। परिवार का सबसे बड़ा बेटा फिलिप ईट्स एक गंभीर और इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ दृश्य को देखता है। उस क्षेत्र का स्वामी जेसन भी उस जगह की स्टेंच के बारे में शिकायत करता है, इसे एक मिजरेबल फील्ड कहता है। फिलिप अपने पिता को सूचित करता है कि जोहान उपस्थित नहीं है। जेसन ईट्स अपने सबसे छोटे बेटे की अनुपस्थिति के बारे में जानकर गुस्से से भड़क उठता है। महत्वपूर्ण निरीक्षण के दौरान वो चिल्लाता है कि उसे जोहान की परवाह नहीं है और लड़का अपनी मां की तरह ही ट्रैजिक एंड पा सकता है। कंटेम्प्ट की अभिव्यक्ति के साथ क्षेत्र का स्वामी अपने अनुपस्थित बेटे को कोसना जारी रखता है। अचानक जेसन अपने घोड़े को रोकता है, गांव के प्रवेश द्वार पर हाय के एक बड़े ढेर को देखता है। वो सवाल करता है कि ये क्या है और ग्रामीणों में से एक माफी मांगता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने जोहान के ट्रेनिंग ट्रैप्स को ढक दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वे अगली हैं। जेसन जोहान के प्रशिक्षण के विचार पर स्कॉफ्स करता है और घास को देखते हुए अपने बेटे को एक पैथेटिक इंसेक्ट कहता है, लेकिन जैसे ही वो करीब से देखता है उसकी अभिव्यक्ति बदल जाती है। घास के नीचे उसे कई वुडन लॉग्स मिलते हैं जिन पर हर तरफ घूंसे और लात के गहरे निशान हैं। जेसन नष्ट हुए लट्ठों की संख्या देखकर चौंक जाता है और आश्चर्य करता है कि आखिर ये क्या है। वापस जंगल में जोहान जमीन पर गिरा हुआ है और भेड़िए उसे घेर लेते हैं, उसे लगातार काट रहे हैं। जीवों में से एक फाइनल ब्लो देने के लिए करीब आता है लेकिन अचानक रुक जाता है। फिर जोहान भेड़िए के जबड़े को पकड़ लेता है और कहता है कि तलवारों से लड़ना वास्तव में उसका स्टाइल नहीं है। इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ के साथ वो जीव को बहुत दूर फेंक देता है। नायक मुस्कुराता है और कहता है कि अब वो अपने तरीके से लड़ेगा। वो जानता है कि इस दुनिया में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम है और शिकार बनने से बचने के लिए उसे नकदी की जरूरत है। जैसे ही झुंड हमले के लिए आगे बढ़ता है, वो अपनी मुट्ठी कसकर भींच लेता है, अपनी ट्रू कॉम्बैट एबिलिटी दिखाने की तैयारी करता है। उसे जो चाहिए वो है ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ, जो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की सीमाओं को पार करने में सक्षम हो। जोसेफ दृश्य को देखता है पूरी तरह से शॉक्ड। एक डायरेक्ट पंच के साथ जोहान एक भेड़िए के चेहरे पर ठोस प्रहार करता है। प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि ये कई अन्य भेड़ियों को अत्यधिक आसानी के साथ हवा में उड़ा देता है। युवक एक अन्य जानवर को गर्दन से पकड़ लेता है, एक भयानक और कोलोसल फिजिकल स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करते हुए। वो असहाय जीव को अंतिम डिसाइसिव ब्लो देता है। भेड़िए का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है, जिससे जोसेफ दंग रह जाता है। बूढ़ा शिकारी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता और आश्चर्य करता है कि वो अविश्वसनीय ताकत कहां से आती है। जोहान भेड़ियों के शवों के बीच मुस्कुराता है, ये सोचकर कि उन सभी पेल्ट्स के लिए उसे कितने पैसे मिलेंगे। एक स्मृति दिखाती है कि उसे कम उम्र से ही स्वीकार करना पड़ा था कि इस नई दुनिया में जीवन आसान नहीं होगा। उसके बड़े भाई उसे लगातार मिसट्रीटेड करते थे, उसे बास्टार्ड कहते थे और मां न होने के कारण उसे अपमानित करते थे। क्योंकि वे उच्च पद पर थे, वे उसे सताते और पीटते थे। जमीन पर पड़े हुए युवा जोहान को एहसास हुआ कि ये दुनिया कितनी क्रूर थी और उसकी परवाह कोई नहीं करेगा। तब वो समझ गया कि यहां जीवित रहने के लिए वो जिस एकमात्र व्यक्ति पर भरोसा कर सकता था वो स्वयं था। सौभाग्य से नायक के पास एक बड़ा एडवांटेज था, एक स्टूडेंट के रूप में अपने पिछले जीवन का ज्ञान। इस वजह से उसके दिमाग में वो विजडम थी जिसकी उस युग के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उसने इस पूरे ज्ञान का उपयोग अपने लाभ के लिए करने का फैसला किया, जिसकी शुरुआत हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग से हुई। लड़के ने सुपरफूड्स के साथ एक बैलेंस डाइट भी बनाया। उसने मॉडर्न साइंस पर आधारित एक एक्सरसाइज रेजिमेंट भी बनाई और करीब से मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया। और इस प्रकार उसका निरंतर प्रशिक्षण कई वर्षों के डेडिकेशन के बाद संचित हुआ। उस पूरे समय के बाद एक बड़ा और मजबूत जोहान एक ही घूंसे से ट्री ट्रंक्स को चकनाचूर कर सकता था। उसके डिटरमाइंड एक्सप्रेशन ने उसके पूरे प्रयास के परिणाम दिखाए। उसके प्रहारों का बल इतना अब्सर्ड था कि वो जमीन से एक पूरा पेड़ उखाड़ सकता था। प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र के साथ उसका शरीर और भी अधिक जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करता था। वर्तमान में वापस जंगल में इंटेंस बैटल के बाद अंधेरे में एक ग्राउलिंग साउंड गूंजती है। नायक साई ऑफ रिलीफ लेता है। वो जमीन पर भेड़ियों के शवों को देखता है और निष्कर्ष निकालता है कि ये झुंड का आखिरी हिस्सा लग रहा है। इस बीच जोसेफ छोटी डेल को गले लगा लेता है, जो राहत के कारण रो रही है।
जोसेफ राहत की सांस लेता है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से एग्जॉस्टेड और शेकन दिखता है। वो फिर जोहान की ओर मुड़ता है और उसे स्कोल्ड्स करता है, ये कहते हुए कि उसके कार्य बहुत रेकलेस और खतरनाक थे। लेकिन उसके तुरंत बाद शिकारी भावुक हो जाता है और लड़की को बचाने के लिए युवक को धन्यवाद देता है। हालांकि नायक अपनी ही दुनिया में है, ये कल्पना कर रहा है कि कौन सी वुल्फ पेल्ट सबसे अधिक नकदी लाएगी। वो पूछता है कि जोसेफ ने क्या कहा, और फिर डेल की ओर मुड़कर देखता है कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई। अचानक छोटी बच्ची की आंखें फटी रह जाती हैं और उसके चेहरे पर शुद्ध टेरर का भाव छा जाता है। उनके पीछे लाल आंखों वाली एक जायंट शैडो दिखाई देती है और एक हेयर रेजिंग ग्राउल छोड़ती है। जोहान और जोसेफ भ्रमित होकर पीछे मुड़ते हैं। देखने में असमर्थ वो जीव घने जंगल के अंधेरे में अपने शार्प टीथ और अपनी फ्यूरियस गेज दिखाता है। जोहान के सामने एक मॉन्स्ट्रस इनॉर्मस वुल्फ उभरता है, जो झुंड का लीडर प्रतीत होता है। जोसेफ पूरी तरह से पैनिक में चिल्लाता है, ये महसूस करते हुए कि वे एक असली मॉन्स्टर का सामना कर रहे हैं। वो लड़की को पकड़ लेता है और चेतावनी देता है कि उन्हें भागने की जरूरत है, क्योंकि केवल एक आर्मी ही उस चीज को संभाल सकती है। लेकिन नायक मुस्कुराता है और जीव की ओर मुड़ता है, ये पूछते हुए कि क्या वो इस क्रू का बॉस है। वो राक्षस के अंडरलिंग्स को खत्म करने के लिए माफी मांगता है। विशाल जानवर युवक को शुद्ध घृणा की दृष्टि से देखता है, उसकी आंखें तीव्र लाल रंग में चमक रही हैं। जोहान को एहसास होता है कि राक्षस उसे प्रे के रूप में देखता है और उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। फिर वो जीव अपना मैसिव माउथ खोलता है और एक डेफनिंग रोड छोड़ता है। अनफेज्ड होकर नायक ये कहते हुए जीव की ओर बढ़ता है, इट डजंट मैटर व्हाट इट इज। युवक जमीन से एक जायंट रॉक उठाता है और चिल्लाता है कि इस चीज की खाल की कीमत बहुत ज्यादा होगी। फिर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ वो पत्थर फेंकता है जो सीधे राक्षस के सिर पर टकराता है। पत्थर राक्षस पर सटीक लगता है और वो दर्द और गुस्से की दहाड़ छोड़ता है। लेकिन जोहान हताशा में चिल्लाता है क्योंकि उसने जानवर की खाल को खरोंच दिया। अपनी लाल आंखों से नफरत के साथ चमकते हुए वो प्राणी नायक को घूरता है। फिर वो जानवर अपना मुंह खोलता है और एक शक्तिशाली हाउल भरता है। आवाज इतनी तीव्र है कि नायक अपने हाथों से अपने कान ढक लेता है, असहनीय दर्द महसूस करते हुए। इस बीच जोसेफ छोटी लड़की को उस शोर से बचाने के लिए गले लगा लेता है। जोहान अपने दांत पीसता है और दर्द में तड़पता है, क्योंकि राक्षस की हाउल सीधे उसके दिमाग को अफेक्ट करती प्रतीत होती है। उसे चक्कर आता है और उसकी विजन धुंधली होने लगती है। अचानक तलवारों से लड़ते हुए दो योद्धाओं की एक अजीब विजन उसके दिमाग में अचानक कौंधती है। दृश्य इतना तीव्र और वास्तविक है कि युवक उस एंशिएंट मेमोरी के दर्द को महसूस करते हुए निराशा में चिल्लाता है। उसके तुरंत बाद वो हांफते हुए और भ्रमित होकर जमीन पर गिर जाता है। अभी भी थोड़ा डिजी महसूस करते हुए वो चारों ओर देखता है और आश्चर्य करता है कि जो राक्षस उसके सामने था वो कहाँ गया। उसके आश्चर्य के लिए वो प्राणी अंधेरे जंगल में बिना किसी निशान के वैनिश्ड हो गया है। फिर वो जमीन पर जोसेफ और डेल को देखता है, जो गहरी नींद में हैं, जैसे कि वे पास्ट आउट हो गए हों। नायक पास जाता है और महसूस करता है कि वे बस सो रहे हैं। वो युवक फिर हंटर को अपने शोल्डर्स पर उठाता है और डार्क फॉरेस्ट के माध्यम से चलना शुरू करता है। जैसे ही वो चलता है, वो वुल्फ पेल्स न ले पाने का लमेंट करता है, लेकिन बाद में एक काट के साथ वापस आने का प्रॉमिस करता है। रात गहराती है और फुल मून उस ग्लूमी फॉरेस्ट के पेड़ों के बीच उनके रास्ते को रोशन करता है। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचता है, वो नोटिस करता है कि लाइट्स ऑन है और सोचता है कि क्या वे डेल को ढूंढ रहे हैं। वो फिर फैंटेसाइज करना शुरू करता है कि उसके पिता उसकी प्रेज करेंगे। से इस आइडिया को डिसमिस कर देता है और सोचता है कि शायद वो कम से कम गार्ड में एक पोजीशन पा सके ताकि स्टार्विंग से बच सके। और उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाता है। एक जलती हुई टॉर्च की रोशनी अंधेरे को रोशन करती है। अचानक वो अपने परिवार की इंस्पेक्शन पार्टी के साथ आमने सामने आ जाता है, जिसमें हर जगह सोल्जर्स और हॉर्सेस हैं। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से स्टन्ड है। उसके चेहरे पर शॉक का भाव है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो किस मेस में है। का बड़ा भाई फिलिप गुस्से में चिल्लाता है और पूछता है कि वो अपने पिता के इंस्पेक्शन के दौरान कहाँ रहा है। वो युवक आखिरकार दिन के इंपॉर्टेंट इवेंट को याद करता है और महसूस करता है कि वो पूरी तरह से स्क्रूड है। अपने हॉर्स पर माउंटेड उसके पिता उसे एक इंसोलेंट ब्रैड बुलाते हैं। उस टेरिटरी का लॉर्ड फिर डिसमाउंट्स है। उसका आर्मर्ड बूट मजबूती से जमीन पर पड़ता है। जोहान जोसेफ को जमीन पर रखता है और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उसके पास एक इमरजेंसी थी, लेकिन उसके पिता इसे सुनना नहीं चाहते। जेसन उसे तुरंत अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है, जबकि वो अपने हाथ में एक बड़ी डिटेल्ड एएक्स पकड़े हुए है। वो पेट्रियार्क अपने बेटे का सिर फोड़ने की थ्रेटन देता है, क्योंकि उसने उसे इग्नोर करने की हिम्मत की, जिससे उसका सारा पेंट अप फ्यूरी दिखाई देता है। सैनिकों द्वारा पकड़ी गई टॉर्चेस की रोशनी रात के बीच में पिता और पुत्र के बीच के टेंस सीन को रोशन करती है। फिलिप अपने छोटे भाई पर चिल्लाना जारी रखता है, उस पर अपनी एब्सेंस से उनके पिता का डिसरिस्पेक्टिंग करने का आरोप लगाता है।
अंततः जोहान को समझ आता है और उसे एहसास होता है कि वो उस दिन के इंस्पेक्शन के बारे में पूरी तरह भूल गया था, लेकिन एक स्माइल के साथ वो महसूस करता है कि वो इस सिचुएशन को एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। तो जोहान एक्सप्लेन करना शुरू करता है, ये कहते हुए कि वो जानबूझकर एब्सेंट नहीं था और जंगल में लोगों को बचा रहा था। उसी क्षण भीड़ में से एक आदमी डेल का नाम चिल्लाता है और उस अनकॉन्शियस छोटी लड़की की ओर दौड़ता है। अपनी आंखों में आंसू के साथ वो अपनी बेटी को गले लगाता है और भगवान को थैंक करता है कि वो उसकी बाहों में ठीक और सुरक्षित है। वो आदमी अपनी बेटी को इतने लंबे समय तक खोजने के बाद सुरक्षित पाकर राहत के साथ रोता रहता है। जोहान मौका पकड़ता है और एक्सप्लेन करता है कि लड़की भेड़ियों से घिरी हुई थी और उसने उसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। ग्रामीण शॉक्ड हैं और वो कहता है कि उसने उन्हें बचाकर एक नाइट सन के रूप में अपनी ड्यूटी फुलफिल्ड की। उसके साथ वो युवक रिस्पेक्टफुली झुकता है और एस्टेट की सुरक्षा के लिए अपना बेस्ट करना जारी रखने का प्रॉमिस करता है। वो यहां तक कि कैप्टन ऑफ द गार्ड की पोजीशन मांगता है, जिससे उसके भाई फिलिप का एक्सप्रेशन गुस्से वाला हो जाता है। अपने विचारों में प्रोटैगनिस्ट खुद को अपनी ग्रेट परफॉर्मेंस और सेल्फ प्रमोशन के लिए बधाई देता है जो उसने अभी अभी किया, लेकिन गिजन सार्कास्टिकली उसे फ्यूचर कैप्टन बुलाता है और पूछता है कि भेड़िए कहाँ हैं, कॉन्क्रीट एविडेंस की मांग करते हुए। वह युवक अपने विचारों में फ्यूरियस है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता कॉन्क्रीट एविडेंस मांगेंगे। फिर भी वो एक्ट को बनाए रखने की कोशिश करता है और एक फोर्स्ड स्माइल के साथ जोर देता है कि वो किसी से झूठ नहीं बोल रहा है। वो झूठ पर डबल डाउन करता है, ये कहते हुए कि उसका सामना लेजेंडरी ग्रेट डार्क वुल्फ से भी हुआ था, जिससे कुछ लोग शॉक में रह जाते हैं। जेजान का चेहरा रेज से भर जाता है क्योंकि उस लेजेंडरी क्रीचर के बारे में झूठ उनके लिए लास्ट स्ट्रॉ था। इसके साथ उसके पिता चिल्लाते हैं कि उनका बेटा उनके चेहरे पर झूठ बोलने की हिम्मत करता है और उसका मुंह नोच लेने की थ्रेटन्स देते हैं। जोहान को पसीना आने लगता है और पूछता है कि क्या उसके पिता एक ड्यूएल चाहते हैं और वहीं पर अपनी स्किल्स साबित करने का ऑफर देता है। वो लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि सब कुछ के बावजूद जेजन अभी भी उसके पिता थे। एक कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ जीजिन ड्यूएल स्वीकार करता है और कहता है कि वो देखना चाहता है कि उसका बेटा वास्तव में कितना स्किल्ड है। वो फिर उस युवक को अपनी सॉर्ड उठाने का आदेश देता है और वॉर्न्स करता है कि ड्यूएल केवल वेपन्स के साथ होगा। जोहान के पास शॉक और सरप्राइज का लुक है क्योंकि उसे उस स्पेसिफिक कंडीशन की उम्मीद नहीं थी। अपने विचारों में वो अपने पिता को कोसता है कि उन्होंने ये मांग करने से पहले उसे कभी वेपन इस्तेमाल करना नहीं सिखाया। अरीना के बीच में उस टेरिटरी का लॉर्ड अपने बेटे को ड्यूएल शुरू करने के लिए अपनी सॉर्ड निकालने के लिए कहता है। प्रोटैगनिस्ट फिर वो ब्रोकन सॉर्ड दिखाता है जिसे उसने भेड़ियों के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया था, जिससे उसके पिता इरिटेट हो जाते हैं। जैसे ही वो वेपन सौंपता है, फिलिप जोहान को फॉरगिवनेस मांगने की सलाह देता है क्योंकि इससे जिंदा बाहर निकलने का यही एकमात्र तरीका है। लेकिन वो युवक अपॉलोजाइज करने से इनकार कर देता है, ये मानते हुए कि उसने कुछ गलत नहीं किया और एक आदमी भागता नहीं है। वो फिर अपने भाई को एक तरफ धकेलता है और कहता है कि वो अपने पिता के साथ इस ड्यूएल से बहुत कुछ सीखने की उम्मीद करता है। जेजान अपना बैटल हेलमेट पहनता है, उनके बीच शुरू होने वाली लड़ाई की तैयारी करता है। प्रोटैगनिस्ट का मानना है कि अपनी स्किल्स दिखाने से उसके पिता उसे एक्नॉलेज करेंगे, जिससे उसकी वर्थ साबित होगी। एक डिटरमाइंड लुक के साथ वो पूरी तरह से उस लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसके परिवार में उसके भविष्य का फैसला करेगी। अचानक उसके पिता की आंखें वाइड हो जाती हैं और उनके चेहरे पर प्योर अस्टॉनिशमेंट का भाव छा जाता है। जोहान की सॉर्ड से एक मॉन्स्ट्रस रेड ऑरा निकलती है और गजीन सोचता है कि वो क्या है। वो युवक फिर चार्ज करता है और अपनी सॉर्ड से हमला करता है जो उसके पिता की एएक्स से वायलेंटली टकराती है। इम्पैक्ट इतना मजबूत है कि जीजॉन की एएक्स का ब्लेड कई टुकड़ों में शैटर होने लगता है। उस प्रहार का फोर्स वेपन के नीचे जाता है और उस टेरिटरी के लॉर्ड को लगता है जो उस शॉक से दर्द में ग्रंट्स है। जेजन पीछे धकेला जाता है। जेजन रेज में अपने दांत पीसता है, अपने सबसे छोटे बेटे की ऑडेसिटी को मुश्किल से रोक पाता है। पूरी तरह से एनरेज्ड वो अपनी एएक्स उठाता है और चिल्लाता है, अपने ही बेटे को एक यूजलेस पैरासाइट बुलाता है। जोहान को सीधे वो वायलेंट ब्लो लगता है और वो इम्पैक्ट अपने पूरे शरीर में दर्द के साथ महसूस करता है। वो पेट्रियार्क फिर चिल्लाता है कि उसने अपने बेटे को लड़ना कभी नहीं सिखाया क्योंकि वो वैसे भी यूजलेस होता। वो उस लड़के को इंसल्ट करना जारी रखता है, ये कहते हुए कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसे कभी सरपास नहीं कर पाएगा। जेजन मैड होता हुआ लगता है, चिल्लाते हुए कि ये एस्टेट उसकी है और कोई भी इसे उसके हाथों से कभी नहीं लेगा। वुंडेड जोहान सोचता है कि उसके पिता को क्या हो गया है और क्या वो शराब पीने से अपना दिमाग खो चुके हैं, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसके चेहरे से बहता खून उसकी विजन को सीरियसली मैस कर रहा है। अचानक फिलिप अपने छोटे भाई का नाम चिल्लाता है जिसमें डेस्परेशन और कंसर्न का लुक है। प्रोटैगनिस्ट उस चिल्लाहट को सुनकर हैरान है और उस अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन के कारण के बारे में सोचता है। वो फिर अपना चेहरा उठाता है और डिसएडवांटेज में होने के बावजूद अपने पिता को एक डिटरमाइंड लुक के साथ घूरता है। ग्रामीणों की भीड़ ये सीन देख रही है, पूरी तरह से हॉरिफाइड, एक भी चीज करने में असमर्थ।
अपनी आखिरी बची हुई स्ट्रेंथ के साथ जोहान अपनी सॉर्ड के बचे हुए हिस्से का उपयोग करके उस एएक्स ब्लेड को रोकने में सफल होता है। प्रेशर इमेंस है और हर जगह स्पार्क्स उड़ती हैं क्योंकि वे दोनों अरीना के बीच अपनी ताकत का टेस्ट करते हैं। लेकिन उस युवक की सॉर्ड इसे ले नहीं पाती और टुकड़ों में टूट जाती है, जिससे वो पूरी तरह से डिसआर्म्ड हो जाता है। जमीन पर नीलिंग प्रोटैगनिस्ट अपनी डिफीट को स्वीकार करता है, जबकि उसकी सॉर्ड के अवशेष उसके बगल में हैं। जेसन फिर पास आता है और अपने बेटे को उसकी प्लेस जानने और उसे दोबारा कभी चैलेंज न करने के लिए कहता है। एक थ्रेटनिंग ग्लेयर के साथ वो वार्न्स करता है कि अगर वो उसे फिर से देखता है तो वो वास्तव में उसका सिर हमेशा के लिए कुचल देगा। उस टेरिटरी का लॉर्ड फिर अपने बेटे की ओर अपनी पीठ फेरता है और चला जाता है, उसे अकेला और ह्यूमिलिएटेड छोड़ देता है। अरीना में अकेला जोहान भीड़ से घिरा हुआ है, जो उसे अपनी आंखों में पिटी के साथ सन्नाटे में देख रही है। एक अधिक सेक्लूडेड जगह में कोई कमेंट करता है कि जीजेन ने अपने बेटे के साथ जो किया वो बहुत अनफेयर और क्रूअल था। एक चर्च के अंदर एक लंबा ब्लॉन्ड आदमी उस युवक को मिले ट्रीटमेंट के बारे में इंडिग्नेंटली शिकायत करता है। फादर वालबर्ग कहते हैं कि एक नाइट में ऑनर होना चाहिए और सवाल करते हैं कि एक पिता अपने बेटे के साथ वैसा व्यवहार कैसे कर सकता है। इस बीच जोहान का ट्रीटमेंट किया जा रहा है और वो एक फोर्स्ड स्माइल के साथ कहता है कि वो ठीक है और कम से कम वो जिंदा बच गया। वो प्रीस्ट शिकायत करना जारी रखता है कि जेसन फुल आर्मर में था और लड़ाई के दौरान शायद ड्रंक था। प्रोटैगनिस्ट साई करता है और खुद से स्वीकार करता है कि उसने कभी सॉर्ड से लड़ना नहीं सीखा और वो बहुत वीक है। वालबर्ग उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उसके पिता के पास बहुत बैटल एक्सपीरियंस है और उन्हें परिवार की टेक्निक्स विरासत में मिली हैं। वो प्रीस्ट उल्लेख करता है कि पड़ोसी एस्टेट के एक नाइट ने अपने दम पर 300 सर्वेंट सोल्जर्स को हराने में कामयाबी हासिल की। जोहन ये जानकर शॉक्ड है कि एक अकेला नाइट इतना मजबूत हो सकता है और कहता है कि ये इनक्रेडिबल है। फादर वालबर्ग उस युवक को ब्लैक वुल्फ का जिक्र करते हुए सुनते हैं और उनके एक्सप्रेशन सरप्राइज और फियर में बदल जाते हैं। वो जोहान को शोल्डर से पकड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या ये सच है कि उसने जंगल में उस लेजेंडरी क्रीचर को देखा था। प्रोटैगनिस्ट इसकी पुष्टि करता है और कहता है कि जोसेफ और डेल ने भी उनके पास आउट होने से पहले उस मॉन्स्टर को देखा था। वो प्रीस्ट शॉक्ड है और प्रार्थना करना शुरू करता है, भगवान को धन्यवाद देता है। जबकि वो युवक एक भी बात नहीं समझ पाता, वालबर्ग फिर उस क्यूरियस युवक को कुछ महत्वपूर्ण दिखाने के लिए शेल्फ से एक पुरानी किताब उठाता है। वो किताब खोलता है और एक्सप्लेन करता है कि लंबे समय से इस क्षेत्र में ब्लैक वुल्व्स को एक महान टैबू माना गया है। वो किताब एक वुल्फ की इमेज दिखाती है जो अपने मुंह में एक व्यक्ति की बॉडी ले जा रहा है। प्रीस्ट्स का मानना है कि ये क्रीचर्स उन लोगों के लिए रूइन और डिस्ट्रक्शन का ओमेन है जो उनका सामना करते हैं। जोहान एक पल के लिए चुप रहता है क्योंकि वो ब्लैक वुल्व्स और उनके अर्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। वो वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन सोचता है कि वो वुल्फ उसके पिता के साथ लड़ाई के बारे में एक वार्निंग थी और वो प्रीस्ट सहमत हो जाता है। वो प्रीस्ट मुस्कुराता है और उसे चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि भेड़ियों के बारे में कहानियां केवल पुरानी लेजेंड्स हैं। उसका मानना है कि भगवान उसकी मदद कर रहे हैं क्योंकि वो एक अच्छा व्यक्ति है जो दूसरों को पहले रखता है। प्रोटैगनिस्ट एक ऑकवर्ड स्माइल देता है और सोचता है कि क्या वो वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है जैसा फादर वालबर्ग सोचते हैं। अपने विचारों में वो स्वीकार करता है कि उसे वास्तव में जिसकी परवाह है वो है अच्छी तरह से जीने के लिए बहुत सारा मनी कमाना। इस बीच बैरनी ऑफ ब्रिट्स में एस्टेट के पास केओस और टेरर का एक सीन सामने आ रहा है। आग और धुएं के बीच हर जगह डिस्पेयर की चीखें गूंजती हैं क्योंकि लोग मदद की भीख मांगते हैं। एक माँ अपने बच्चे को कसकर गले लगाती है और प्योर पैनिक के एक क्षण में मदद के लिए डेस्परेटली चिल्लाती है। क्रूएल्टी के एक क्षण में उस परिवार का जीवन बिना किसी मर्सी के ब्रूटली काट दिया जाता है। उन विक्टिम्स में से एक का हाथ लाइफलेसली जमीन पर गिर जाता है, जो उस ब्लडी नाइट के ट्रैजिक एंड को दिखाता है। दो नाइट्स बात कर रहे हैं और एक सोचता है कि लोग भागने की कोशिश क्यों करते हैं जब वे अपने अंत से मिलने ही वाले हैं। दूसरा उस सिचुएशन की क्रूएल्टी से सहमत है। मर्सनरीज फिर विक्टिम्स बॉडीज का ढेर लगाते हैं, सब कुछ जलाने और एविडेंस मिटाने की तैयारी करते हैं। वे क्रूएल्टी की परवाह नहीं करते, वे वहां सिर्फ एक काम करने और गोल्ड में भुगतान पाने के लिए हैं। एक बड़े जलते हुए गेट के सामने एक नाइट एक इम्पोजिंग और मिस्टीरियस फिगर के सामने घुटने टेकता है। वो अपने सुपीरियर, जिसका नाम कारामोव है, को सूचित करता है कि मर्सनरीज ने काम खत्म कर दिया है और ब्रिट्स फैमिली रिंग सौंप देता है। अपने हाथ के एक स्क्वीज के साथ वो रिंग को कुचल देता है और अपनी आवाज में कंटेम्प्ट के साथ ब्रिट्स फैमिली का नाम बोलता है। वो शिकायत करता है कि उसे ब्रिट्स से उच्च एक्सपेक्टेशंस थीं, लेकिन वो नाइट 2 हमलों तक भी नहीं टिक पाया। कारामोव फिर खुद को सॉर्ड ऑफ द होली एम्पायर और एम्परर्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पेश करता है। वो कहता है कि वो सील कलेक्टर भी है और महामहिमा के आदेश पर सभी करप्ट नोबल्स को सजा देगा। वो मिस्टीरियस वॉरियर उन सभी के लिए अंतहीन गोल्ड और ऑनर का वादा करता है जो सम्राट के साथ खड़े हैं।
एक इशारे के साथ वो अपने आदमियों को आगे बढ़ने और बिना किसी मर्सी के अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने का आदेश देता है। लाल आंखों और वुल्फ शील्ड्स वाले उसके सैनिक मुस्कुराते हैं और घोषणा करते हैं कि अगला एस्टेट उनका है। प्रोटैगनिस्ट के उस स्ट्रेंज विजन में वापस दो वॉरियर्स अपनी इंटेंस और डेडली बैटल जारी रखते हैं। वो मिस्टीरियस नाइट आसानी से एक प्रहार को रोकता है और अपने ओपोनेंट को कंटेम्प्ट की नज़र से घूरता है। ब्लैक आर्मर में वो योद्धा अपने विरोधी की तुलना में बहुत अधिक मजबूत और अधिक स्किल्ड लग रहा है। एक तेज और सटीक मूवमेंट के साथ वो अपने दुश्मन को डिजार्म करने में सफल होता है, जिससे वो पूरी तरह से वल्नरेबल जाता है। एक ही स्ट्राइक में वॉरियर का हेड उसके बॉडी से जल्दी और ब्रूटली अलग हो जाता है। नाइट की बॉडी लाइफलेस होकर ग्राउंड पर गिर जाती है और बैटल अरीना में हर तरफ ब्लड गशिंग होने लगता है। उसका हेलमेट ग्राउंड पर लुढ़कता है, जो उस ब्लडी कॉन्फ्रंटेशन के ट्रैजिक और लोनली अंत को दिखाता है। हेलमेट के नीचे से एक लाइफलेस फेस रिवील्ड होता है, जिसे देखकर व्यूअर सीन से शॉक्ड रह जाता है। कैमरा जूम इन करता है और रिवील होता है कि डिफीटेड वॉरियर वास्तव में कहानी का प्रोटैगनिस्ट था। तभी जोहान अचानक स्क्रीम ऑफ डिस्पेयर के साथ जाग जाता है। अपने बेड पर स्वेटिंग और पैंटिंग कर रहा होता है। वो बेड पर बैठता है और काम डाउन होने की कोशिश करता है, ये रियलाइज करते हुए कि ये सब सिर्फ एक नाइटमेयर था। यंग मैन अपने हेड पर हाथ रखता है और डीप ब्रेथ लेता है। बैड ड्रीम की इंटेंसिटी से वो अब भी शेकन है। जब से उसने ब्लैक वुल्फ को देखा है, उसे कई दिनों से लगातार वही नाइटमेयर आ रहा है। रेस्ट करने में अनेबल यूजिक उसे प्रीस्ट के शब्द याद आते हैं कि ब्लैक वुल्फ डूम और मिसफॉर्चून का ओमन है। रेड मून पर हाउलिंग करते हुए उस क्रीचर की इमेज उसके थॉट्स को हॉन्ट करती रहती है। यंग मैन इन थॉट्स को दूर धकेलने की कोशिश करता है, ये याद करते हुए यूजिक की प्रीस्ट ने कहा था कि ये सिर्फ एक ओल्ड लेजेंड है। उसे ये भी याद आता है कि प्रीस्ट्स उस क्रीचर को साइन ऑफ डेमिस कहते हैं, जो उसे और भी टेंस बना देता है। प्रोटैगनिस्ट खुद पर हंसता है, ये कहते हुए कि ऐसा नहीं है कि उसने वुल्फ के साथ कुछ बैड किया हो कि वो इतनी बैड लक का डिजर्व करे। फिर उसे वो सीन याद आता है जहां उसने एक जायंट रॉक से मॉन्स्टर का हेड स्मैश कर दिया था और वो थोड़ा एम्बैरेस्ड महसूस करता है। सेटिंग सन वाली एक हिल पर वो डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ अपनी एक्सरसाइज रूटीन शुरू करता है। अचानक एक वॉइस उसे यूजलेस ब्रैट कहती है और डे के एंड में उसकी हैवी वर्कआउट के दौरान उसे इंटरप्ट करती है। ये उसके ओल्डर ब्रदर्स हैं, जो उसे उनके फादर के शब्दों की याद दिलाते हैं कि वो लो प्रोफाइल रखे और क्वाइट रहे। वे उसका मॉक करना जारी रखते हैं, उसे कॉकी कहते हैं कि बट किक्ड होने के बाद भी वो खुद को स्ट्रांग समझता है। वे दोनों उस पर ऑल बार्क एंड नो बाइट होने का अक्यूज लगाते हैं, कहते हैं कि चॉपिंग वुड से वो और स्ट्रांगर नहीं बन जाएगा। वे उसके स्किल्स का स्कॉफ करते हैं, कहते हैं कि लॉग को ब्रेक करना स्माइल के साथ बस एक लो लेवल पार्टी ट्रिक है। जोहान चुपचाप गार्ड ज्वाइन न कर पाने के टॉन्ट्स को सुनता है। फिर वो अपनी फिस्ट क्लेंच करता है और अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की तैयारी करते हुए अपने सामने के ट्री पर फोकस करता है। एक सिंगल पंच से वो इंप्रेसिव फोर्स के साथ ट्री ट्रंक को सेवरल पीसेस में शैटर कर देता है। उसके ब्रदर्स की आइज बल्ज हो जाती हैं और उनके जॉज शॉक में ड्रॉप हो जाते हैं। उन्होंने जो देखा उस पर बिलीव करने में वे अनेबल हैं। प्रोटैगनिस्ट अपने ब्लो से ट्री को हाफ में ब्रेक कर देता है, जो उसकी इंटेंस ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाता है। फिर वो एक ईविल ग्रिन म्यूजिक के साथ अपने ब्रदर्स की ओर मुड़ता है और उन्हें वो रिपीट करने के लिए इनवाइट करता है जो उन्होंने अभी कहा था। स्कैर्ड होकर दोनों ब्रदर्स क्रैम हो जाते हैं और जो हुआ उसके बारे में अपने डैड को टैटल करने का प्रॉमिस करते हैं। जोहान साई करता है और उन्हें पैथेटिक इडियट्स कहता है, क्योंकि वे ये नहीं सोच रहे कि वे फ्यूचर में खुद को सपोर्ट कैसे करेंगे। फिर वो दूसरों के बारे में वरी न करने और स्ट्रॉन्गर बनने के लिए अपनी ट्रेनिंग पर वापस जाने का फैसला करता है। अचानक पीछे से एक वॉइस उसे इंटरप्ट करती है, कहती है कि उसके ब्रदर्स ने उनके फादर के बारे में जो कहा वो ट्रू था। ये फिलिप है, जो अप्रोच करता है और कंफर्म करता है कि उनके फादर का उसे किसी भी पोजीशन पर अपॉइंट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज नहीं होता और कहता है कि कम से कम उसे गैलोज पर तो नहीं भेजा गया, जो एक रिलीफ है। ओल्डर ब्रदर पूछता है कि क्या वो डिसअपॉइंटेड नहीं है, लेकिन जोहान कहता है कि वो लिविंग अर्न करने का अनदर वे ढूंढ लेगा। फिलिप फिर रिवील करता है कि उनके फादर अपने यंगर ब्रदर से अफ्रेड हैं, इसीलिए वे उसके साथ इतने कंटेम्प्ट से ट्रीट करते हैं। जोहान साइलेंट हो जाता है और अपने ब्रदर के शॉकिंग रेवलेशन को सुनकर उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। फिलिप एक्सप्लेन करता है कि उसकी स्ट्रेंथ उनके फादर के लिए एक थ्रेट है, जो ओबीडियंट और सबमिसिव सन्स प्रेफर करते हैं। वो कंटिन्यू करता है कि उनके फादर को उसके जैसे सन्स चाहिए जो उन्हें ओबे करें, और जोहान बहुत इंडिपेंडेंट है। जेसन का बिलीव है कि एक दिन उसके सोन की स्ट्रेंथ उससे एवरीथिंग छीन लेगी, जैसा कि उसने अपने ओन फादर के साथ किया था। यंग मैन इस स्टोरी से सरप्राइज्ड है, लेकिन जल्द ही इसे नॉनसेंस कहकर लाफ ऑफ कर देता है। फिलिप फिर एक सर्वेंट से एक बैग लाने के लिए कहता है और अपने यंगर ब्रदर को समथिंग देने की तैयारी करता है। सर्वेंट बैग खोलता है और इसकी कंटेंट्स प्रोटैगनिस्ट को रिवील करता है, जो ये देखने के लिए क्यूरियस है कि ये क्या है। जोहान की आइज सरप्राइज से वाइडन हो जाती हैं, क्योंकि वो वंडर करता है कि बैग के अंदर क्या है।
ओल्डर ब्रदर एक्सप्लेन करता है कि ये एक कोट और आर्मर की चेस्ट प्लेट है जो कासल में स्टोर्ड थी। वो कहता है कि वो किसी केपेबल पर्सन को डिसमिस करने जितना फूलिश नहीं है और वो अपने फादर जैसा नहीं है। एक डिटरमाइंड लुक के साथ जोहान अपने ओल्डर ब्रदर फिलिप के वर्ड्स को अटेंटिवली सुनता है। फिलिप प्रॉमिस करता है कि जब वो एस्टेट का लॉर्ड बनेगा तो वो उसे एथ्स गार्ड का कैप्टन अपॉइंट करेगा। जोहान वापस येल करता है कि वो कभी भी फर्स्ट प्लेस में ट्रबल स्टार्ट नहीं करता, अपने ओल्डर ब्रदर के एक्यूजेशंस के खिलाफ खुद को डिफेंड करता है। फिलिप फिर उसकी ओर समथिंग फेंकता है और लीव करने के लिए मुड़ता है। म्यूजिक गिफ्ट के साथ प्रोटैगनिस्ट को अलोन छोड़ देता है। होराइजन पर सनसेट होते हुए एक ब्यूटीफुल सीन में ओल्डर ब्रदर अपने सर्वेंट के साथ चला जाता है। प्रोटैगनिस्ट उन दोनों को लीव करते हुए देखता है और अचानक उस पर एक स्ट्रेंज फीलिंग आ जाती है। फिर वो आर्मर की चेस्ट प्लेट म्यूजिक को देखता है और रियलाइज करता है कि ये एग्जैक्टली वही है जो उसके नाइटमेयर में थी। वाइड आइज के साथ वो वंडर करता है कि क्या उस आर्मर को पहनने से उसका भी वही ट्रैजिक एंड होगा जैसा उसके ड्रीम में हुआ था। लेकिन किसी रीजन से उसे फील होता है कि वो इस फेट को ओवरकम कर सकता है और अपनी स्टोरी का कोर्स चेंज कर सकता है। बिना किसी प्रूफ के भी वो अपनी इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करता है और उसे दिए गए गियर को पहनने का डिसाइड करता है। वो आर्मर और केप पहनता है, खुद को स्ट्रॉन्गर और आगे आने वाली किसी भी चीज के लिए मोर प्रिपेयर्ड फील करता है। सन कंप्लीटली सेट हो जाता है और नाइट आ जाती है जो यंग मैन के लिए न्यू चैलेंजेस और एडवेंचर्स लेकर आती है। एक लोकल टैवर्न में विलेजर्स विलेज की रीसेंट इवेंट्स के बारे में एक्साइटेडली चैट करते हैं। एक मैन सबको बताता है कि जोहान एक प्योर और जस्ट हीरो है जिसने डेल और जोसेफ को वुल्फ से बचाया। अदर्स अग्री होते हैं, कहते हैं कि वो अपने फादर से फार मोर नोबल है जो एक ड्रंक और वुमनाइजर है। एक हुडेड मैन कॉन्वर्सेशन सुनता है और अपनी आउल की मग पकड़े हुए क्वाइटली चकल करता है। डेल के फादर फिर अनाउंस करते हैं कि ड्रिंक्स उनकी तरफ से हैं और एवरीवन जितना चाहे उतना ड्रिंक कर सकता है। उनमें से एक मैन मिस्टीरियस स्ट्रेंजर से पूछता है कि वो कौन है। क्योंकि उसने उसे पहले कभी अराउंड नहीं देखा, मिस्टीरियस फिगर सार्कास्टिकली कमेंट करती है कि विलेजर्स एक स्ट्रेंजर के सामने अपने लॉर्ड के बारे में इल स्पीक करने से नहीं डरते। दोनों मैन नर्वस हो जाते हैं और स्पीचलेस रह जाते हैं। न्यू कमर के साथ अपनी ब्लंडर को रियलाइज करते हुए एक सिनिस्टर स्माइल के साथ हुडेड मैन कहता है कि उनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है और मोर डिटेल्स मांगता है। टैवर्न में मिस्टीरियस फिगर की थ्रेटनिंग गेज से दोनों विलेजर्स कंप्लीटली टेरिफाइड हो जाते हैं। जैसे जैसे बॉल्ट्रोडन विलेज में नाइट डीप होती है, एयर ऑफ टेंशन के बीच प्रोटैगनिस्ट हैप्पीली विस्लिंग करते हुए विलेज से गुजरता है और कैप्टन के रूप में अपने फ्यूचर की ड्रीमिंग देखता है। वो इमेजिन करता है कि जब फिलिप लॉर्ड बनेगा तो उसका गोल्डन पाथ टू ग्लोरी आखिरकार ओपन हो जाएगा। अचानक वो स्टॉप होता है और साइड में देखता है जैसे उसने स्ट्रीट के मिडिल में समथिंग स्ट्रेंज नोटिस किया हो। वो ग्राउंड पर पास्ड आउट एक ड्रंक मैन को स्पॉट करता है और सोचता है कि एक फ्यूचर कैप्टन एक सिटीजन को बस इग्नोर नहीं कर सकता। एक स्माइल के साथ वो हेल्प के लिए अप्रोच करता है और मैन को होम ले जाने का ऑफर देता है। लेकिन जैसे ही वो मैन को टच करता है उसे अपनी नेक पर समथिंग कोल्ड फील होता है और उसका एक्सप्रेशन सरप्राइज में चेंज हो जाता है। सपोज ड्रंक वास्तव में एक असैसिन है जो उसकी नेक पर डैगर से सरप्राइज अटैक करता है। विलेज स्ट्रीट के मिडिल में अनएक्सपेक्टेड अटैक से प्रोटैगनिस्ट शॉक्ड और फ्रोजन रह जाता है। डिस्टेंस में एक स्मॉल वुडन हाउस उस डेंजरस नाइट के डार्कनेस में ओनली रेफ्यूज लगता है। एक क्विक मूव के साथ जोहान अटैक से फ्री होने और मिस्टीरियस असैसिन से बैक अवे होने में मैनेज करता है। वो वंडर करता है कि क्या अटैक उसके फादर की डूइंग थी, लेकिन आइडिया को डिसमिस कर देता है क्योंकि वे पर्सनली आते। यंग मैन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा है कि उसे फिनिश करने के लिए असैसिन को किसने भेजा है। वो हुडेड मैन की ओर मुड़ता है और एक सीरियस और डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछता है कि वो क्या चाहता है। मिस्टीरियस मैन कोल्डली रिप्लाई देता है कि उसके पास अपनी नीड्स के लिए ऑलरेडी मोर देन इनफ मनी है। जोहान डेस्परेट हो जाता है क्योंकि अगर मनी मोटिव नहीं है तो उसे कोई आइडिया नहीं है कि असैसिन क्या चाहता है। असैसिन फिर कहता है कि वो यंग जोहान से एक क्वेश्चन पूछेगा और उसे अपने शार्प डैगर से थ्रेटन करता है। वो वार्न करता है कि अगर उसे आंसर पसंद नहीं आया तो वो एक्ट करने में हेजिटेट नहीं करेगा। मैन का डैगर समथिंग डार्क से स्टेन्ड है और वो उसे प्रोटैगनिस्ट की म्यूजिक नेक के अगेंस्ट प्रेस करता है। जोहान नर्वस हो जाता है और वंडर करता है कि क्या मैन उसे एलिमिनेट कर देगा यदि उसने क्वेश्चन का इनकरेक्टली आंसर दिया। असैसिन फिर क्वेश्चन पूछने के लिए रेडी होता है और यंग मैन अपने हुड के नीचे से एक मिस्टीरियस लुक के साथ लिसन और रिस्पॉन्ड करने की करेज मस्टर करता है। मैन डिसाइसिव क्वेश्चन पूछने के लिए लीन करता है। वो प्रोटैगनिस्ट की फिजिक को कॉम्प्लीमेंट करता है और पूछता है कि क्या वो सच में उस पिग का सोन है। जोहान इस क्वेश्चन से कंप्लीटली फ्लोर्ड रह जाता है और नहीं जानता कि ऐसी स्ट्रेंज इंक्वायरी पर कैसे रिएक्ट करे। वो एंगर में अपने टीथ ग्राइंड करता है और वंडर करता है कि उस मोमेंट में अपनी लाइफ सेव करने के लिए उसे क्या कहना चाहिए। वेरी नर्वसली वो रिप्लाई देता है कि समटाइम्स पिग्स की लाइन में भी लायन बॉर्न हो सकता है। असैसिन एक मोमेंट के लिए साइलेंट रहता है, जिससे प्रोटैगनिस्ट सिचुएशन को लेकर और भी टेंस हो जाता है। जोहान वंडर करता है कि क्या उसने रॉन्ग आंसर दिया और क्या इसके कारण उसका फेट ऑलरेडी सील्ड हो चुका है।
अचानक हुडेड मैन लाउडली और क्रीपीली लाफिंग करने लगता है, जिससे यंग मैन कंफ्यूज्ड रह जाता है। असैसिन कहता है कि उसे आंसर पसंद आया, लेकिन उसे लेट गो करने से रिफ्यूज कर देता है, जिससे वो डेस्परेट हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट शॉक में है। हमें पता चलता है कि असैसिन का नेम केगल है, निसोस गिल्ड का पॉइजन मास्टर और एम्पायर का ग्रेटेस्ट असैसिन। उसने काउंटलेस मिशंस के माध्यम से अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को परफेक्ट किया और वेनमस सर्पेंट के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि केगल के पास एक सीरियस प्रॉब्लम थी। उसे अपनी टेक्निक्स को इनहेरिट करने के लिए सक्सेसर नहीं मिल रहा था। उसने एवरीवेयर सर्च किया, लेकिन उसे केवल यूजलेस इंसेक्ट्स मिले जो ट्रूली उसके सक्सेसर कभी नहीं बन सकते थे। कुछ ने पोटेंशियल भी दिखाया, लेकिन वे ऑनर से टू अटैच्ड थे और असैसिन बनने से रिफ्यूज कर दिया। एक नाइट ने टेक्निक्स लर्न करने से रिफ्यूज कर दिया, ये कहते हुए कि वो अपने ऑनर पर स्टेन लगाने के बजाय राइट देयर अपना एंड करना पसंद करेगा। विदाउट हेजिटेशन केगल ने मैन की विश ग्रांट कर दी और विदाउट एनी मर्सी उसे एलिमिनेट कर दिया। अरीना के मिडिल में नाइटली फैमिलीज के 30 से अधिक एयर्स का मास्टर असैसिन के हाथों यही एंड हुआ। इम्पेशेंट होकर उसने अपनी सक्सेशन प्रॉब्लम के सोल्यूशन की सर्च में एम्पायर की विच से विजिट किया। विच ने कहा कि जिस डिसाइपल को वो लुक फॉर कर रहा था वो एक स्मॉल फॉरगॉटन रूरल टेरिटरी में था। उसने रिवील किया कि वो एट्स कासल के ड्रंक और वुमनाइजिंग लॉर्ड के सन्स में से एक था। केगल को डाउट था कि उसका सक्सेसर ऐसी मिजरेबल प्लेस पर होगा जहां 1 कॉइन आधी लैंड बाय कर सकता था। विच हंसी और कहा कि यदि उसकी प्रोफेसी प्रॉमिस के अनुसार ट्रू नहीं हुई तो वो उसका मनी रिटर्न कर देगी। असैसिन ने बेट एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि वो जानता था कि आप विच से बस मनी नहीं ले सकते। उसने उस पर बिलीव करने का डिसाइड किया, क्योंकि उसने ऑलरेडी टू मच टाइम वेस्ट कर दिया था और उसके पास लुक करने के लिए नोवेयर एल्स था। लेकिन एट्स एस्टेट पर अराइव होने के बाद भी प्रोफेसी के बारे में डाउट उसे टॉर्मेंट करता रहा। प्रेजेंट में बैक केगल कहता है कि उसके पास वेस्ट करने के लिए नो मोर टाइम है और जोहान उसका सक्सेसर होगा। वो यंग मैन को उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप लर्न करने या राइट देयर उसके हैंड्स अपना एंड करने का चॉइस देता है। प्रोटैगनिस्ट अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल से शॉक्ड है और नहीं जानता कि सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करे। डेस्परेशन और कंफ्यूजन के एक मोमेंट में वो शाउट करता है और पूछता है कि उसे लर्न करने के लिए कितना पे करना होगा। जोहान की आइज ग्रीड से ग्लिटर करने लगती हैं जब उसे रियलाइज होता है कि उसे मास्टर से फ्री लेसन्स मिलने वाले हैं। अपनी शाइनिंग आइज के साथ यंग मैन कहता है कि उसने मास्टर असैसिन जैसे समवन के लिए अपनी होल लाइफ वेट किया है। केगल फिर उसे वार्न करता है कि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप एक असैसिन की है, ना कि एक ऑनरेबल नाइट की। वो वार्न करता है कि उसकी टेक्निक्स लर्न करने से वो रेस्ट ऑफ हिज लाइफ के लिए अपनी फैमिली के लिए डिसग्रेस मार्क हो जाएगा। लेकिन जोहान यल करता है कि उसे ऑनर या शेम की केयर नहीं है और मैन से उसे टीच करने की बेग करता है। असैसिन एक्सेप्ट कर लेता है, ये कहते हुए कि वो अपनी एंटायर लाइफ ऑफ सर्चिंग में इस तरह के ब्रैट से कभी नहीं मिला। प्रोटैगनिस्ट को फिर समथिंग याद आता है और वो अपने न्यू मास्टर से एक इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में पूछता है। मनी के लिए ग्लिटरिंग आइज के साथ वो पूछता है कि क्या उसे लेसन्स लर्न करने पर अलाउंस मिलेगा। केगल एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ यंग मैन को स्टेयर करता है, ये सोचते हुए कि ये किड सच में अदर्स से डिफरेंट है। एट्स कासल में टेरिटरी का लॉर्ड कुछ गार्ड्स के साथ अपने हॉर्स पर लीव करने की प्रिपेयर करता है। वो अनाउंस करता है कि इंस्पेक्शन ओवर हो गया है और वो वाइल के लिए गॉन रहेगा, अपनी वाइफ और एल्डेस्ट सन को छोड़कर। फिलिप अपनी गुड बाइज कहता है और स्टेट करता है कि जब तक उसके फादर बिजनेस के सिलसिले में अवे हैं वो कैसल की केयर करेगा। जोहान की स्टेपमदर कहती है कि उसका स्टेपसन चाहे कितना भी फाइट करे, कासल एक दिन उसका होगा। लेकिन फिलिप उसे कट ऑफ करते हुए कहता है कि कासल का नेक्स्ट लॉर्ड वो होगा और उसकी फैमिली में नो वन एल्स। जेसन कंप्लेन करता है कि वो उनकी बिकरिंग से टायर्ड हो गया है और उनसे कहता है कि व्हाटएवर दे वांट करो। एल्डेस्ट सन फिर उसे रिमाइंड करता है कि जोहान अभी तक रिटर्न नहीं आया है और पूछता है कि उन्हें व्हाट शुड डू। यंगेस्ट सन का नेम सुनकर ही लॉर्ड एंगर में टीथ ग्राइंड करता है, जिसने उसे डिफाई किया था। फिलिप अपने फादर के रिएक्शन से अफ्रेड है, लेकिन अपनी कंपोजर मेंटेन रखता है और क्लियर आंसर की वेट करता है। जेसन फिर कहता है कि उस ब्रैट पर टाइम वेस्ट न करें, क्योंकि उसकी लाइफ उसके लिए मैटर नहीं करती। एल्डेस्ट सन अग्री होता है और अपने फादर से अपोलोजाइज करता है, अपनी ओबीडियंस और सबमिशन दिखाता है। अपने थॉट्स में फिलिप वंडर करता है कि जोहान कहाँ है और उस मोमेंट क्या कर रहा है। फॉरेस्ट में केगल कहता है कि उसे ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले यंग मैन के स्किल्स चेक करने होंगे। प्रोटैगनिस्ट एक सॉर्ड बोरो करने के लिए कहता है, यह एक्सप्लेन करते हुए कि वो फाइट्स में अपनी सॉर्ड टू ऑफन ब्रेक कर देता है। असैसिन को लगता है कि बॉय रेकलेस है और उसे उसके बारे में एनीथिंग पसंद नहीं है, उसे एलिमिनेट करने के आइडिया को कंसिडर करते हुए। हैंड में सॉर्ड लेकर वो अपने न्यू डिसाइपल से पूछता है कि क्या वो स्किल टेस्ट के लिए रेडी है। जोहान एक एक्साइटेड स्माइल के साथ कंफर्म करता है और मास्टर को अपना फुल पोटेंशियल दिखाने की प्रिपेयर करता है। डार्क फॉरेस्ट में दोनों फेस ऑफ होते हैं और यंग मैन एक वेरी स्ट्रेंज और क्लमजी फाइटिंग स्टांस अज्यूम करता है।
केगल साय करता है और सोचता है कि नाइट के सोन के लिए वो स्टांस टेरेबल है और उसे एलिमिनेट करने का डिसाइड करता है। बॉय फिर पूछता है कि क्या वो हाउएवर ही वांट्स लड़ सकता है और उसका मास्टर उसे एनी मेथड यूज करने के लिए ऑथराइज करता है। एक सिनिस्टर स्माइल के साथ केगल कहता है कि वो फिस्ट्स, रॉक्स या ब्लेड्स का यूज कर सकता है क्योंकि इससे मेक्स नो डिफरेंस। प्रोटैगोनिस्ट फिर अपने बेयर हैंड से बोरो की गई सॉर्ड को ब्रेक कर देता है, जिससे मास्टर शॉक्ड रह जाता है। सॉर्ड ब्रेक होने की साउंड फॉरेस्ट में एको होती है और शार्ड्स एवरीवेयर फ्लाई करते हैं। केगल की आईज सरप्राइज में वाइडन हो जाती हैं, बॉय की अब्सर्ड स्ट्रेंथ पर बिलीव करने में अनेबल। उस मोमेंट उसे रियलाइज होता है कि विच की प्रोफेसी के बारे में उसके सारे डाउट्स बेसलेस थे। सॉर्ड शार्ड्स मूनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे ही मास्टर असैसिन अपने न्यू डिसाइपल को स्टेयर करता है, उसे रियलाइज होता है कि यंग मैन मॉन्स्ट्रसली स्ट्रांग है और विच उसकी पोटेंशियल के बारे में राइट थी।